आज का हमारा जो सेशन है रैपिड सेकंड प्रोग्राम का सेकंड सेशन हिंदी का, उसमें ग्रामर में जो टॉपिक है आपका वो है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। और लेखन वाला जो पार्ट है उसमें आपको जो टॉपिक दिया गया है इस वीक प्रैक्टिस के लिए वो है कार्यालय आदेश। पत्र लेखन में कार्यालय आदेश। और दूसरा है पल्लवन। कार्यालय आदेश जो है पत्र लेखन का ही पार्ट है। पहला अपन ने सामान्य कार्यालय पत्र पढ़ा था पहले वाले सेशन में। तो सामान्य कार्यालय पत्र में जो बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी थी, कार्यालय आदेश में भी वही चीजें काम आएगी। और पल्लवन या भाव विस्तार जो है 10 नंबर का आपको पूछा जाता है एग्जाम में। उसमें अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो अपन यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेंगे। कहते हैं कि शायद हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाएं। शायद हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत जरूर आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। मगर आपकी मेहनत जरूर आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आप सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं। आप डिस्कशन ग्रुप जो बना हुआ है उस पे अपनी अपनी तरफ से जो आपको दिया गया है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ग्रुप पे डाल रहे हैं। और दूसरे लोग जो है उसको रिव्यू कर रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप एक दूसरे के प्रयासों को सराह रहे हैं। और उससे जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, उसकी कमियां बताते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसमें ये चीज छुपी होती है कि हाँ, आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ा है। उसने आप में स्वीकार करने की क्षमता है अगर किसी ने अच्छा लिखा है तो, कि हाँ ये अच्छा लिखा है। और आप में ये बताने की हिम्मत भी है कि ये कमियां हैं, इसको सुधारा जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, ये आपके व्यक्तित्व को सुधारने में बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। आप जैसे जैसे ये जितना ज्यादा रिव्यू करेंगे एक दूसरे का, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि कई सारी चीजें ऐसी है जो आपको तो पता ही नहीं थी। और ये आपको एक दूसरे के जो लिखे हुए हैं वो पढ़ने से आपको पता चल रहा है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, इससे तो आपका फायदा हो ही रहा है। और रिव्यू तभी कर पाएंगे आप जब आप खुद लिखेंगे। आप खुद लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें क्या कमियां रही है, या मैंने क्या क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, जो किसी और ने लिखा है तो उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या कमी है, क्या सुधारा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप तभी कर पाएंगे जब आप लिखेंगे, रिव्यू करेंगे। और तेज सिविल्स की तरफ से आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसपे आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें, उसे आप दूसरों के साथ साझा करें, और दूसरे लोग उसे पढ़ें, उसे समझें, और उसमें जो कमियां हैं, जो सुधार किए जा सकते हैं, वो आप उसमें सुधार के सुझाव दें। अ, एक व्यक्ति की बुद्धि चाहे कितनी भी अधिक हो, वो सामूहिक बुद्धि का मुकाबला कभी नहीं कर सकती है। तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है यह सामूहिक बुद्धि का, कि आप सभी सामूहिक रूप से अपनी मेधा का उपयोग करके जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप, और अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व का विकास आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक की ओर चलते हैं अपन। कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश किसी भी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी सामान्य नियम हो, प्रक्रिया हो, नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश आदि से संबंधित जो आदेशनुमा पत्र निकाला जाता है, उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। कार्यालय आदेश नाम में ही छुपा हुआ है कि आदेश है, इट्स एन ऑर्डर, मतलब इसको फॉलो करना ही करना है। तो कार्यालय पत्र जो है इसके समान ही कार्यालय आदेश का प्रारूप होता है। जैसे कार्यालय पत्र में अगर अपन सीनियर को लिखते हैं पत्र, तो उसमें भवद्य लिखा जाता था। यहाँ पे भवद्य नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कार्यालय आदेश से तो जो ऑथराइज्ड है अधिकारी वही कार्यालय आदेश निकालेगा। तो भवद्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालय आदेश की जो भाषा है वो इस तरह की कि यह सूचित किया जाता है या ये निर्णय लिया गया है, ये आदेश जारी किया जाता है, इस प्रकार की शब्दावली जो है वो कार्यालय आदेश में प्रयोग की जाती है। औपचारिक भाषा में लिखा जाता है कार्यालय आदेश। और आवश्यक कार्यवाही और सूचनार्थ प्रतिलिपि जो है वो प्रेषित की जाती है। कार्यालय आदेश का अगर अपन प्रारूप देखें तो वही जो पत्र शीर्ष जो अपन ने सामान्य कार्यालय पत्र में देखा था, यहाँ पे राजस्थान सरकार और विभाग का नाम आ जाएगा। और इसके नीचे जो है पत्र क्रमांक, स्थान एवं दिनांक। पत्र क्रमांक में वही जो अपन सामान्य कार्यालय पत्र में लिख रहे थे कि पत्रावली संख्या, जैसे पत्रावली संख्या, कोई जो भी पत्रावली आप लिख रहे हैं, और उसके आगे जो विभाग का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको एक एक अक्षर लेके 100 अक्षर में विभाग का नाम,
फिर शाखा या अनुभाग का नाम, फिर जिस वर्ष में ये पत्र लिखा जा रहा है उस वर्ष का नाम और डिस्पैच संख्या कि पत्र प्रेषण रजिस्टर जो है उसमें कौन से नंबर पे ये पत्र प्रेषित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे अपन प्रेषिती का नाम वगैरह लिखते थे सामान्य कार्यालय पत्र में, वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे सीधा आदेश लिखा जाएगा या कार्यालय आदेश भी लिख सकते हैं या फिर आदेश भी लिखा जा सकता है। आदेश लिख के यहाँ से अपन सीधा लिखना शुरू करेंगे, जितना भी अपने को लिखना है वो यहाँ तक 1, 2 या 3 पैरे में कितना भी लिख सकते हैं। वो आदेश पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आदेश है, कितने पैराग्राफ में लिखना है। आदेश 4 लाइन का भी हो सकता है, आदेश 10 पेज का भी हो सकता है, बट अपने को कितना लिखना है, अपने को उतना लिखना है अपने समय को मैनेज करते हुए, जिससे कि अपना पेपर पूरा हो जाए और एक ठीक ठाक जो स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखा जा सके। तो अपन ने डिस्कस किया था पिछली बार भी कि 1.5 पेज तक जो है आप लिख सकते हैं। इससे आपका पूरा पेज भी नहीं छूटेगा और आपको एक सम्मानजनक जिसे स्थान कहते हैं वो आप भर लेंगे इसमें दिया हुआ पेज जो है इसमें। तो इतना आप लिखने की कोशिश करें। फिर नीचे आज्ञा से अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर और अधिकारी का पद नाम। फिर वापस पुनः प्रतिलिपि भेजते हैं इसमें भी। तो प्रतिलिपि में वही जहाँ इसके प्रेषक या जो जारी करता है उसका नाम, पदनाम और हस्ताक्षर आ जाएगा, उसके नीचे पत्र क्रमांक, उसके नीचे स्थान और दिनांक। फिर प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है। जो भी 3-4 आपको प्रतिलिपि लिखनी है वो लिख के फिर वापस नीचे अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम आ जाएगा। तो ये था कार्यालय आदेश। सामान्य कार्यालय पत्र जो था उसमें यहाँ पे अपन प्रेषित ही लिखते थे कि किसे भेज रहे हैं, उसको पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को भेजना होता था, एक अधिकारी को भेजना होता था, इसलिए अपन सामान्य कार्यालय पत्र लिखते थे। और आदेश जो है वो किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, किसी भी सक्षम विभाग द्वारा, अधीनस्थ विभागों पर सब पर लागू होता है वो। तो प्रतिलिपि में कार्यालय आदेश जो भी जिस विभाग से निकला है उसके अधीनस्थ मातहत जितने भी कर्मचारी हैं उनको तो आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ और दूसरे जो है सूचनार्थ भी आप दे सकते हैं उसमें प्रतिलिपि। जैसे ये एक उदाहरण जो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वयं को प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग मानते हुए रजिस्ट्रार जनरल की सेवाएं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को लौटाए जाने हेतु लिखे जाने वाले कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। तो सबसे ऊपर ये पत्र शीर्ष आ गया अपना, राजस्थान सरकार और गृह मानवाधिकार विभाग। फिर क्रमांक या पत्र क्रमांक, ये फाइल नंबर, गृह विभाग HR मानवाधिकार 2021 और डिस्पैच संख्या 155 की जयपुर, और दिनांक जो भी है दिनांक आपके लिखते हैं, आज्ञा या आदेश। ठीक है। तो रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक इतना इतना कि भाई पहले का कोई आया हुआ है तो उसके अनुसरण में जो श्री राम कुमार है वर्तमान में रजिस्ट्रार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर नियुक्त हैं, उनकी सेवाएं अन्यत्र प्रतिस्थापित करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को लौटाई जाती है। ये आदेश निकल गया कहाँ से, प्रमुख शासन सचिव जो है गृह मानवाधिकार विभाग से, वहां से निकल गया। फिर यहाँ पे पुनः क्रमांक, जो क्रमांक आपने लिखा है वो, स्थान और दिनांक। प्रतिलिपि में आवश्यक कार्य और सूचना निम्नलिखित को प्रेषित है। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप उनके प्रमुख सचिव को भेज रहे हैं प्रति, फिर विशिष्ट सचिव गृह विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिव राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, क्योंकि मानवाधिकार से संबंधित है इसलिए जो जिसका ट्रांसफर किया है जिस आदेश से उसको एक कॉपी भेज रहे हैं, और जो वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कंप्यूटर एनालिस्ट गृह विभाग को रक्षक पत्रावली। यहाँ पे पुनः हस्ताक्षर और अधिकारी का पद नाम आ जाएगा, जो जारी कर रहा है आदेश उनका पद नाम आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैंने खुद ने लिख के बताया है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि टाइप की हुई चीज़ों में अगर आप कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो किस तरह से लिखना है। कि जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से एक कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करें जिसमें राजस्थान दिवस पर लाभार्थी महोत्सव का आयोजन करवाने हेतु आदेशित किया गया हो। एक कार्यालय आदेश निकालना है जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर की ओर से, जिसमें राजस्थान दिवस पर लाभार्थी महोत्सव दिवस मनाया गया था उसका आयोजन करवाने के लिए आदेश दिया गया हो। तो देखिए ये जो पत्र शीर्ष है अपने को इस तरह से
कि हाँ राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर उदयपुर। तो इधर और इधर ये जो स्पेस छोड़ रहे हैं ये बराबर सा स्पेस है। इसी का मैं उस दिन आप लोगों को समझा रही थी कि बराबर स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे ये बीच में से पेज फोल्ड करके क्या एक आइडिया लग गया कि हाँ यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा ऐसे। फिर पत्र क्रमांक पत्रावली संख्या 1 कार्यालय जिला कलेक्टर विविध 2023-25 दिनांक इधर लिख दी और आदेश यहाँ पे आदेश लिख दिया। तो वो क्या है कि राजस्थान दिवस पे क्या मनाना था, लाभार्थी महोत्सव मनाना था, उसके लिए अपने को आदेशित करना है। जिला कलेक्टर उदयपुर जो है उनको आदेशित करना है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। तो अपने ने लिखा कि राजस्थान दिवस दिनांक 30 मार्च 2023 के उपलक्ष्य में दिनांक 30-3-2023 को 12 बजे लाभार्थी महोत्सव का आयोजन जिला स्तर पर एवं प्रत्येक खंड स्तर पर किया जाना है। इस लाभार्थी महोत्सव में जिला स्तर पर 1000 एवं खंड स्तर पर 500 लाभार्थी उपस्थित हों एवं संबंधित अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उक्त कार्यक्रम में माननीय जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। लाभार्थी महोत्सव का सफल संचालन करने हेतु आवश्यक तैयारियां किया जाना सुनिश्चित कराएं। ठीक है, तो ये जो है जिला कलेक्टर महोदय की ओर से अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं ये उनको कि वे लाभार्थी महोत्सव का आयोजन करवाना है, इसके लिए उन्होंने आदेश दिया है। फिर हस्ताक्षर का नाम हो गया यहाँ पे जिला कलेक्टर। फिर प्रतिलिपि भेजनी है वापस, तो प्रतिलिपि के लिए पत्र क्रमांक वापस यहाँ से लिखना अपने को और दिनांक आगे जो लिखिएगा। ये प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है। श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर, समस्त उपखंड अधिकारी उदयपुर, समस्त विकास अधिकारी उदयपुर, समस्त तहसीलदार उदयपुर और अक्षत पत्रावली या फिर पुनः हस्ताक्षर नाम और पदनाम। तो ये जिनको अपन ने प्रतिलिपि भिजवाई है वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम जो लाभार्थी महोत्सव वाला जो कार्यक्रम आयोजन करवाना था उसके लिए कहीं ना कहीं ये लोग कंसर्न अधिकारी हैं, इसलिए अपन इनको कॉपी भेज रहे हैं कि समस्त उपखंड अधिकारी इसके नोडल वगैरह रहते हैं। विकास अधिकारी जो व्यवस्थाएं करवाएंगे तहसीलदार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि विकास अधिकारी को प्रतिनिधि भेज रहे हैं वो इस कार्यक्रम को सफल करना सुनिश्चित कराएं, इसलिए अपन इनको कॉपी भेज रहे हैं। रक्षित पत्रावली सभी प्रतिलिपि जो कोई सी भी भिजवाते हैं उसमें रक्षित पत्रावली जो अपन ऑफिस कॉपी कहते हैं उसको वो रह जाएगी। तो ये वाला एक एग्जाम्पल आप लोगों को लिख के दे दिया है। अब आप एक प्रश्न है जो आप लोगों को इस पे कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है अपने खुद की तरफ से, खुद प्रयास करेंगे और ग्रुप पे लिखेंगे और इस फिर दूसरे इसको रिव्यू करेंगे। इसमें प्रश्न ये है कि स्वयं को शासन सचिव गृह गृह विभाग जो है अपना उसका ग्रुप फर्स्ट जो है उसका जयपुर सचिव सचिव मानना आपको, प्रमुख शासन सचिव जयपुर मानते हुए राज्य में अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु तकनीकी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करें। तो आपको इसमें कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है। तो जैसे पत्र शीर्ष में आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार और गृह विभाग है तो किस तरह से कि गृह कौन सा है, ग्रुप फर्स्ट विभाग जयपुर, ये आपका विभाग का नाम आ जाएगा। और फिर आपको कि भाई अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए तकनीकी का प्रयोग जो है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग है वो किस किस तरह से किया जा सकता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कार्यालय आदेश में जो भी चीजें आप जितना लिख सकते हैं उतना 1 2 3 पैराग्राफ में लिखें। और फिर नीचे वही कि जारीकर्ता कौन हो जाएंगे, प्रमुख शासन सचिव गृह ग्रुप विभाग फर्स्ट, प्रमुख शासन सचिव। ठीक है, और दूसरा ये करना है आपको कि ये जो 2016 और 17 में जो आपको पूछा गया है उसमें अगर कार्यालय आदेश है 2016, 2018 और 2021 तीनों पेपर में अगर किसी में से भी आपको पूछा गया हो आरएस के एग्जाम में कार्यालय आदेश, तो वो निकालें कि पुराना आदेश क्या पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है उसमें, और आप उसको लिखने का प्रयास करें और उसको ग्रुप पे शेयर करें। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक था वो था पल्लवन।
पल्लवन के लिए अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो अपन एक बार देख लेते हैं कि पल्लवन के कुछ मूलभूत नियम होते हैं। पल्लवन में आपको सर्वप्रथम एक कोई भी पंक्ति, कोई भी दोहा, दोहे की पंक्ति दी जा सकती है या कोई सूक्ति दी जा सकती है, किसी महापुरुष का कोई कथन दिया जा सकता है कि आपको इसका भाव विस्तार करना है। 100 से 150 शब्दों में आपको भाव विस्तार करना है इसका। तो पल्लवन के जो नियम है मुख्य रूप से, वो सबसे पहले तो आप पल्लवन के लिए जो पंक्ति आपको दी हुई है उसको आप ध्यान से पढ़े कि उसमें पूछा हुआ क्या है या क्या कहा हुआ है, उसका मूल क्या है, मूल भाव क्या है, उस चीज को आप पढ़े और समझे। उसके बाद को 2 बार पढ़ लें कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये पल्लवन में किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, या जो दोहा है उसके भाव को आपको 100 से 150 शब्दों में, अपने शब्दों में उसी को विस्तार करते हुए लिखना है। इसमें आप अपनी तरफ से हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी के छोटे छोटे कोई कोटेशन आपको मिले, दोहे मिले, मुहावरे या लोकोक्ति या अन्य कोई भी प्रभावशाली पंक्ति हो किसी भी महापुरुष की, तो आप वो पंक्ति आप उसमें लिख सकते हैं, उसका भाव समझाने के लिए, उसके भाव को विस्तारित करने के लिए। पल्लवन की रचना हर स्थिति में अन्य पुरुष में होना चाहिए। अन्य पुरुष का मतलब है कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है कि हाँ इसमें ये कर दिया जाना चाहिए या मेरा ये विचार है, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी महापुरुष ने अगर कुछ कहा है तो आप उसमें लिख देवें, या मतलब कहीं आपको लगता है तो किसी अन्य, मतलब अन्य पुरुष शैली में ही लिखना चाहिए। अपने को अपनी तरफ से ये नहीं लिखना चाहिए कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं लिखना है, ठीक है। पल्लवन व्यास शैली का होना चाहिए, न कि समाज शैली का। इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। देखो, व्यास शैली वो होती है जो विस्तृत रूप से लिखी जाती है, कि किसी भी चीज को विस्तृत रूप से समझाना है। समाज शैली में संक्षिप्त रूप से समझाना होता है, उसको बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं करना होता है। तो चूंकि अपन तो भाव विस्तार कर रहे हैं, तो अपने को उसको विस्तृत करते हुए ही समझाना है। इसमें बातों को विस्तार से लिखने का प्रयास करना है, कि एक ही चीज का अपन 100 से 150 शब्दों में लिखना है तो निसंदेह कहीं ना कहीं बातें जो है वो रिपीट होगी, लेकिन शब्द अलग अलग होने चाहिए। उसका अर्थ भले ही सेम हो, लेकिन चीजों को अलग अलग तरीके से समझाना आपको आना चाहिए। उसके मूल विचार जो है पल्लवन का, उस मूल विचार कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे पल्लवन पूछा गया है कि हिंसा बुरी चीज है, बट दास्ता उससे भी बुरी चीज है, तो आप उसमें ये लिखने लग जाएं कि हाँ हिंसा बुरी चीज है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसी चीजें अपने को नहीं लिखनी चाहिए। अपने को ये बताना है कि हाँ हिंसा बुरी चीज है, हिंसा बुरी चीज है, लेकिन दास्ता उससे भी बुरी है। मतलब हिंसा जो है वो बुरी चीज है, गलत चीज है, परंतु गुलामी जो है वो हिंसा से भी बुरी चीज है। गुलामी किस तरह से बुरी चीज है वो आपको उसमें बताना है कि भाई हाँ, गुलामी में व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता है। इसलिए गुलामी जो है या दास्ता जो, उससे भी बुरी है। हिंसा बुरी है क्योंकि हिंसा से किसी ना किसी व्यक्ति या किसी भी जीव, किसी भी प्राणी का नुकसान होता है, लेकिन दास्ता उससे भी बुरी है क्योंकि इसमें तो मतलब उस स्तर का नुकसान होता है जिसकी भरपाई पुनः नहीं की जा सकती है। हिंसा से किए हुए नुकसान की तो भरपाई फिर भी की जा सकती है, लेकिन गुलामी से जो व्यक्तित्व का जो विनाश होता है, जो शरण होता है, उसका पुनः भरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। ये एकमात्र उदाहरण है कि आपको पल्लवन जो है वो किस तरह से करना है, ठीक है। और इसे मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य विचारों को समझने का प्रयत्न करना है। तो आप जैसे यही था कि हिंसा बुरी चीज है, लेकिन दास्ता उससे भी बुरी है, ठीक है। तो जैसे परतंत्रता से संबंधित आपको कोई कोटेशन उसमें याद आए तो आप वो लिख सकते हैं। हिंसा से संबंधित या अहिंसा का, जैसे महात्मा गांधी के कई आपको कथन मिलेंगे, तो उनमें वो अहिंसा से संबंधित कुछ संदेश देते हैं, वो जो है आप लिख सकते हैं। या अहिंसा किस तरह से अच्छी है, हिंसा बुरी है मतलब अहिंसा अच्छी है,
मतलब भाव एक ही है, भाव चेंज नहीं हो रहा है। तो अहिंसा जो है वो अच्छी चीज है, तो इसको बताने के लिए आप कोई लाइन लिख सकते हैं। अर्थ और विस्तार उसका करते समय, अर्थ का विस्तार करते समय कुछ उदाहरण जो है वो भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, या कोई वास्तविक घटना है उस चीज से संबंधित, उसको भी आप संक्षिप्त रूप से उसमें 4-5 लाइन में उसमें समेट सकते हैं आप, किसी भी घटना को, किसी भी उदाहरण को। और प्रसंग के विरुद्ध अनावश्यक बातों का विस्तार या वर्णन आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज आपको पूछी गई है आपको उसी पर लिखना है। और लेखक को प्रधान और अप्रधान भाव या विचार की टीका टिप्पणी विवेचना नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है। अपने को किसी भी तरह का भाव परिवर्तन उस दी हुई सुक्ति के भाव में नहीं करना है। अपने को उस पल्लवन में जो पूछा गया है उसी के भाव को विस्तारित करना है। जैसे अपने संक्षिप्तीकरण में अपन ने डिस्कस किया था कि संक्षिप्तीकरण में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका जो मूल भाव है वो संक्षिप्तीकरण में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसको 1/3 शब्दों में आपको लिखना है। और यहाँ पे जो है संक्षिप्तीकरण का बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे आपको 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना था दिए हुए पैराग्राफ का। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पंक्ति जो दी हुई है आपको उसको आपको 100 से 150 शब्दों में उसका भाव विस्तार करना है। उसमें चीजें मतलब उस एक पंक्ति को आप अपने शब्दों में अपने उदाहरणों से, अपने दोहे सूक्ति जो भी है उसको एनरिच करते हुए 100 से 150 शब्दों में लिखना है आपको। तो संक्षिप्तीकरण और भाव पल्लवन एक दूसरे के जस्ट विपरीत है, लेकिन दोनों में एक चीज जो है वो समान है कि संक्षिप्तीकरण में भी और भाव पल्लवन में भी अपने को अपनी तरफ से कुछ भी राय नहीं देनी है, कुछ भी सलाह नहीं देनी है। उसमें जो चीज पूछी गई है, जो चीज बताई गई है, अपने को उसी का संक्षिप्तीकरण करना है या उसी का भाव विस्तार करना है। संक्षिप्तीकरण में भी उसका मूल भाव जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और भाव विस्तार जो है उसमें भी मूल भाव जो है उसका, जो पंक्ति आपको पूछी गई है उसका मूल भाव है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको मुख्यतया ध्यान रखना है। और संक्षिप्तीकरण हो या पल्लवन हो, चाहे कार्यालय पत्र हो, कार्यालय आदेश हो, इन सभी में एक चीज कॉमन है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप में परफेक्शन उतना ही ज्यादा आता जाएगा। हुई है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सील परत निशान। मतलब लगातार प्रयास करते रहने से जड़मति यानी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो है वो भी समझदार हो जाता है, सुजान बन जाता है। सुजान अब महान कवि थे, उनके लिए ये कहा जाता है। और क्योंकि पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है जब लगातार एक ही रस्सी से अगर उसको खींचते जाए, कि जैसे कुएं पे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में होता है, अब तो नहीं तो कुएं रहे हैं, नहीं सील पर पड़े हुए निशान देखे जाते हैं। बट अगर आपने पुराने समय में कहीं देखा हो या पुराने समय के कहीं कुएं हैं तो आपने देखा हो कि पत्थर घिसे हुए दिखते हैं। तो इसलिए क्योंकि उसमें से पानी जो है वो बाल्टी से सींचा जाता था, निकाला जाता था। तो जो रस्सी थी वो लगातार उस पत्थर पे उस पे घर्षण होता था उसका, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते थे। जबकि रस्सी तो एकदम मुलायम होती है, एकदम कोमल होती है, लेकिन लगातार क्योंकि वो लगातार उससे पानी खींचते थे, बाल्टी जो है वो खींचते थे, तो वो लगातार पत्थर के संपर्क में आने से घर्षण में आता था, तो वहां पे निशान पड़ जाते थे। तो वही है कि अगर लगातार आप प्रयास करते रहोगे तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहोगे, लिखते रहोगे, तो वही है कि आपको एक दिन आप पूर्णतया, मतलब कुछ कमियां तो रहती है लेकिन फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, पूर्णतया आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि आरएस तो क्या, आप कोई सा भी एग्जाम जो है वो निकालने की स्थिति में रहेंगे। और इसी के साथ शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। और अब जो है आपके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं इससे संबंधित या पिछले सेशन से संबंधित अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो अपन एक एक करके क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।